Good morning, students. Let's continue with chapter agriculture. In my previous slide, I have explained the meaning of horticulture. So here you can see the main crops of horticulture. India is a producer of tropical as well as temperate fruits. Major crops produced are pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. जैसा कि हमने देखा हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो मेन रूप में आती हैं. इसमें आप देख रहे हैं कॉलीफ्लावर है, पीज है, ऑनियन, कैबेज, टमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड सम ऑफ द फेमस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर. कुछ जो मुख्य तरीके से प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनमें फर्स्ट है मैंगोज. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. मैंगो कहाँ के फेमस है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के. सेकंड कैटेगरी में आ जाता है ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. नागपुर के संतरे आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है. इसके अलावा जो केले हैं वो आप केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इनकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है. और ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? हॉर्टिकल्चर. लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. अभी आपको स्टेट वाइज भी क्रॉप्स पूछी जा सकती हैं. हॉर्टिकल्चर की कोई 3 या 5 मेन क्रॉप्स और स्टेट वाइज भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है. यहाँ पिक्चर्स में इनकी खेती किस तरीके से की जाती है वो भी देख सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन फूड क्रॉप्स. अभी तक हमने जितनी भी क्रॉप्स देखी वो जनरली उस कैटेगरी में थी जिनका उपयोग कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री के रूप में खाने के लिए किया जाता है. अब डेफिनेटली कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जो कि नॉन फूड की कैटेगरी में आती हैं, जिनका इस्तेमाल बाकी चीजों के लिए तो किया जाता है लेकिन खाने के लिए उनका प्रयोग नहीं होता है. अब जैसे फर्स्ट वन है रबर. मतलब रबर की भी खेती होती है, सुनकर जानकर हमें आश्चर्य लगता है. इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. ये किस कैटेगरी में आती है? इक्वेटोरियल क्रॉप की कैटेगरी में आती है. इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. अब इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है देखिए. बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर तक रिक्वायर रहती है और टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए. इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. किसी भी उद्योग को चलाने के लिए बिना रबर के हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते. कितनी सारी मशीन है जिसमें रबर का इस्तेमाल किया जाता है. टायर्स, ट्यूब्स बनाए जाते हैं, वो सब रबर की सहायता से ही बनाए जाते हैं. मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द गारो हिल्स ऑफ मेघालय. इसमें देखिए प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी आ रही है. आपको 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे फ्रेम होते हैं कि रबर की जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके नाम लिखिए, तो आपको कम से कम मैक्सिमम 5 स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए. और आप देखेंगे पिक्चर में किस तरीके से रबर प्लांट लगे हुए हैं और उसको किस तरीके से रबर प्लांट का कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है. देखिए कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर का यहाँ एक पाई चार्ट दिया है 2010 और 11 में. आप देखेंगे कि अभी जैसे हमने बात करा कि किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रबर, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पाई चार्ट के माध्यम से कि किस इंडस्ट्रीज में रबर का कितना उपयोग किया जाता है. जैसे रेड में आप देख रहे हैं सबसे पहले 9.2% साइकिल के टायर बनाए जाते हैं. इसके बाद आप 6.6% में फुटवेयर देखेंगे, बेल्ट और हॉसेस हैं, फिर लेटेक्स फोम है. इसके बाद सबसे ज्यादा 62.2% ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स में. कोई भी व्हीकल जो है बिना ट्यूब टायर के चलेगा ही नहीं. और वो किससे बनाए जाते हैं? डेफिनेटली रबर से ही उनका निर्माण किया जाता है. फाइबर. कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स. फाइबर धागे बनते हैं ना, बहुत सिल्क की साड़ियां, सिल्क के दुपट्टे हम सब मार्केट में देखते हैं. कॉटन है, जूट के हम क्लॉथ्स बने हुए देखते हैं. तो ये क्या है? फाइबर है और इसकी भी खेती की जाती है. लेकिन चूंकि इसको खाया नहीं जाता है इसलिए किस में आ जाता है? नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाता है. कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन इन द सॉइल. ये मिट्टी में ही उगाए जाते हैं. नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्कवॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स. आपने सबने साइंस में भी इस चीज को पढ़ा होगा कि रेशम जो है रेशम के कीड़े से बनाया जाता है, जो ग्रीन लीव्स में उसको पाला जाता है. और रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर. और जो रेशम के कीड़े को पालने की प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेरिकल्चर. अब देखिए यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय सेरिकल्चर. तो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर. बहुत इजी सी इसकी डेफिनेशन है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है कॉटन. कॉटन तो बहुत जरूरी है.
इट इज अ खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आता है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी बारिश, लाइट रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, क्योंकि जो कपास का फूल है जो बहुत उसको अच्छे सनशाइन की जरूरत पड़ती है ताकि कपास में चमक आ सके. नीचे आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉटन का फूल डेवलप होता है. कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू. कॉटन सबसे ज्यादा काली मिट्टी में उगाई जाती है, जो कि कहाँ पर उपलब्ध है, डेक्कन प्लेटू में. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्रा. हमारे मध्य प्रदेश में भी कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती है. इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखने को मिलती है. देन तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. इसके साथ साथ तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी जो है कॉटन की खेती की जाती है. नेक्स्ट वन इज जूट. इट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप. ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम होता है. इसको बहुत अलग अलग तरीके से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है. राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ जूट, या व्हाई डू वी नो दैट जूट इज अ गोल्डन फाइबर. तो 2-3 तरीके से इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है. जैसे देखिए पहले ही पॉइंट में आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है. आप एक पिक्चर में जूट का पौधा देखेंगे और उस पौधे से किस तरीके से जूट तैयार हो रहा है, सुनहरे रंग का, इसीलिए उसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है. इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, जहाँ बाढ़ से आई मिट्टी से जो मैदान बन जाते हैं, ऐसी मिट्टी इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है. और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए. इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. आप देखते हैं बहुत सारी जूट की चीजें बनती है, चाहे हम टाट के बोरों की बात करें, चटाई की बात करें, रस्सियों की बात करें, ये सब जूट से बनाई जाती है. कई बार आप देखते हैं कि इसी रीजन में कोई मेला लगता है तो वहाँ जूट से बनने वाले जो आइटम है उनकी सेलिंग बहुत ज्यादा होती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं. मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय. जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 5 नाम है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. हमने बहुत सारा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा. हम देखेंगे किस तरीके से इसमें चेंजेस आए, किस तरीके से रिफॉर्म्स, नई नई चीजों की शुरुआत इसमें हुई. अब देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर. आप देखेंगे कि पहले बैल और हल बहुत जरूरी होते थे, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों में चेंज आया और खेती एग्रीकल्चर फील्ड में भी लोग नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लग गए. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. So these sector needs some serious technical and institutional reform. हम जानते हैं कि स्पेशली अगर मैं भारत की बात करूं तो 60% से भी और कई ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो डेफिनेटली इस फील्ड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्निकल चेंजेस की जरूरत थी. द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द व्हाइट रिवोल्यूशन वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय पीपल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. हम जानते हैं कि व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, श्वेत क्रांति हुई, द ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, और ये दोनों स्टेप्स ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें इनके माध्यम से देखने को मिला. आप इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट्स की सहायता से खेती की जाती है. सम इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स आर. अब लोगों ने तो अपने कुछ रिफॉर्म करे, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ने भी इस दिशा में बहुत सारे काम किए. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो इस तरीके से हैं. स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सच एज किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी के नाम से जानते हैं, एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. खेती के दौरान जब व्यक्ति काम करता है तो उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ फसलों का भी बीमा किया जाने लगा है, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ मानसून पर डिपेंड है, और मानसून हमारे यहाँ इतना अनसर्टन है कि अगर किसान ने फसल बोई है, अगर वो उसका बीमा करा देगा और मान लीजिए कुछ एडवर्सिटी हुई और फसल उसको जितना प्रोडक्शन चाहिए था वो नहीं मिला, तो इंश्योरेंस के माध्यम से जितना उसने अपनी खेती में लगाया है वो पैसा उसे सारा मिल जाएगा. इसके अलावा केसीसी, इसको फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. ये एब्रीवेशन है केसीसी, तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी. तो आपको याद होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड.
Then special weather bulletins and agriculture programs for farmers on the radio and television were introduced. आप जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है कि बारिश होगी या बाढ़ आने की संभावना है या इस साल सूखा जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसान को मदद करती हैं। दूसरा, आज की तारीख में तो खैर हर घर में आपको केबल नजर आएगा, लेकिन फिर भी जिन घरों में आज भी दूरदर्शन है वहाँ पर एक कृषि दर्शन करके प्रोग्राम आता है, आज भी आता है DD1 पे। तो आप देखेंगे कि उस कृषि दर्शन माध्यम प्रोग्राम के माध्यम से किसानों को बताया जाता है कि फसलों में अगर कीड़ा लग जाए या किस तरीके से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, टेक्नोलॉजी की लॉजिकल यूज किया गया है और किसानों को अवेयर किया गया है। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remuneratives and the procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by the speculators and the middlemen। जो दलाल हैं, जो बीच में मध्यस्थता करते हैं और कमीशन के बेसिस पे किसान को पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट ने, जैसे आपने 9th में चैप्टर पढ़ा है फूड सिक्योरिटी वाले में, उसमें आपने ये चीज अच्छे से जानी होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, चूंकि किसान एक लिमिटेड क्वांटिटी में तो अपने खेत में क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेगा नहीं, वो ज्यादा ही करेगा। अब वो ज्यादा इस उद्देश्य से करता है कि वो उसको मार्केट में सेल करेगा। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आप देखते हैं आए दिन मंडियों की हालत हमसे छुपी हुई नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि न्यूनतम दर पे, जिसमें किसान का भी नुकसान नहीं हो, उस न्यूनतम दर पे गवर्नमेंट उन किसानों से अनाज खरीद लेती है और फिर अपने स्टॉक में रखवा कर वो समय आने पर इसको राशन शॉप पे या और अन्य व्यापारियों को उपलब्ध करवाती है। तो इसमें जो मध्यस्थ व्यक्ति था, जो कमीशन खा जाता था, अब वो उस तरीके की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि किसान डायरेक्ट किसके साथ डील कर रहा है, किसके साथ सौदा कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ कर रहा है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वन।